हेलो। संडे वाली क्लास का रिवाइज किया तुमने? अनन्या। यस सर, यस सर। सर आवाज नहीं आई थी। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली संडे वाली क्लास में क्या किया था? पोटेंशियल, है ना? पोटेंशियल एट अ पॉइंट किया था। सर लॉ ऑफ एरियाज तक। हाँ, केपलर्स लॉ ऑफ एरिया कर लिया था। तो वो सारा रिवाइज करना शुरू करो साथ साथ ना। और उसमें अब सिर्फ वो बचता है, एक तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड से, और इसके वेलोसिटी जो इस कमिंग संडे में करा दूंगा, है ना? और पुराना रिवीजन शुरू कर दो सारा अब, क्योंकि पुराना रिवीजन बहुत यस जरूरी है। सर। और कुछ एक्स्ट्रा वो मिले वहां से, नोट्स मिल गए, असाइनमेंट मिले स्कूल से? सर पता नहीं क्यों स्कूल वाले डिले कर रहे हैं, अभी दे ही नहीं रहे। वर्क पार हाँ। एनर्जी हो गया स्कूल में, उसका भी नहीं दिया, और ग्रेविटेशन का भी चलो नहीं कोई दिया बात अभी नहीं, तक। जो हमने क्लास में किए ना क्वेश्चंस, यस हमने सर। जो क्वेश्चन में क्लास में किया उनका रिवीजन करो एक तो, उनको दोबारा ओके सॉल्व सर। करो। और जो मैं ओके। डेरिवेशंस कराए, जैसे वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम पक्का आएगा। एक मैंने ग्राफ किया था, वर्क डन विद द वेरिएबल फोर्स, वो आएगा। यस। और कोलिजन का क्वेश्चन पक्का आएगा। कोलिजन वाले में यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन, वो बहुत यस इंपॉर्टेंट है। तो नाइन्थ को है ना तुम्हारा फिजिक्स, या सर, बात? नाइन्थ को भव्या का है। अच्छा, मेरी अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले डेट शीट आई। क्या है डेट शीट एक बताओ एक बार। यस सर, एक सेकंड। सर 13th से स्टार्ट होंगे। 13th फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है। ठीक है। ट्यूसडे के लिए मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए 3 दिन का गैप दिया है, और फिजिक्स के लिए 2 दिन का दिया है। 24th को है ट्यूसडे। हाँ ठीक है, तब तक तुम्हारा अच्छे ढंग से हो जाएगा। यस। मैथ्स में भी हमने सारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कर लिए ना। यस सर, यस। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे? कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है? सर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेट्स, रिलेशन वो भी फंक्शन, हमारा ढंग से हो चुका है। और ट्रिगो, हम्म, और वो भी हमने कर लिया है। यस सर, और लीनियर हाँ, इनइक्वालिटीज। लीनियर, अच्छा बाइनोमियल आ रहा है क्या? सर वो अभी तक हमें वर्कशीट नहीं दी, अभी तो हमें जो डिक्शनरी वाला था वहां हाँ। तक करवाया हमें। अच्छा अच्छा। प्रोबेबिलिटी आएगा। प्रोबेबिलिटी क्यों करा रहे हैं लोग? चलो ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, पूरा आएगा? यस सर। चलो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा उसके भी। भव्य का रहेगा ये आज, उसका तो एग्जाम में पूरा आ रहा है। मोमेंट ऑफ फोर्स से शुरू करते हैं आज। मोमेंट ऑफ फोर्स। तुमने देखा ट्रांसलेट, दो तरह की मोशंस हमने अब देख लिए। एक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है? यू हैव अ मास, इस मास को हमने प्लेस किया हुआ है, एंड टू accelerate this mass we have to apply some force, right? You'll apply force and the body will accelerate, and the acceleration is force by mass. तो ट्रांसलेटरी मोशन में किसी भी बॉडी को एक्सलेट करने के लिए, टू मेक ए बॉडी मूव वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, सो वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। तो द कॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय अस। लेकिन
रोटेशनल मोशन में क्या होगा? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाह रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा ताकि वो रोटेट करने लगे? तो बेसिकली अगर तुमने देखा होगा, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कोई रॉड है, फ्लोर पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई रॉड रखी हुई है। इसका सेंटर ऑफ मास, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो अगर इसके सेंटर ऑफ मास में हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? द बॉडी विल ट्रांसलेट, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगी। अगर तुम इस पे फोर्स लगाओगे एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ मास, द बॉडी विल ट्रांसलेट, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, इसका रोटेशन मोशन नहीं होगा। तो हमने फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाया है, तो इसमें ओनली ट्रांसलेशन होगा और नो रोटेशन। देयर इज नो रोटेशनल मोशन, ओनली ट्रांसलेशन मोशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे, क्या था सेंटर ऑफ मास, हमने डिस्कस किया था पहले भी। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट inside or outside a body where total mass of the body is assumed to be concentrated, ठीक है? तो दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो अगर तुम सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगाओगे तो उसमें रोटेशनल मोशन नहीं होगा। लेकिन सपोज इसी स्केल पे तुम फोर्स ऐसे लगाओ, एक फोर्स यहाँ लगा दिया, एक फोर्स यहाँ लगा दिया, ठीक है? तो दिस अ रॉड, यू अप्लाई फोर्स, एक फोर्स यहाँ लगाओ, एक फोर्स यहाँ लगाओ, फिर क्या होगा? नेट फोर्स कितना हो रहा है इस वाले केस में? ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स विल बी 0। इस बॉडी का नेट फोर्स 0 हो जाएगा बिकॉज दे आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगर नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा? अन्य बताना, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास। फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा, सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। लेकिन कैन यू टेल मी क्या कैसा मोशन होगा इसका? तुम खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक पेन ले लो, पेन को टेबल पे रखो, एक इधर से फोर्स लगाओ, एक इधर से फोर्स लगाओ, तो क्या होगा? एक पेन को टेबल पे रखो, एक फोर्स ऐसे लगाओ, एक ऐसे लगाओ, सो कैसी मोशन होगी इसमें? सर्कुलर। यस, बट रिजिड बॉडी में सर्कुलर मोशन को बोलते हैं रिजिड बॉडी मोशन, रोटेशनल मोशन। तो ये इस तरह से मूव करेगा, सो द बॉडी विल रोटेट बेसिकली, है ना? तो जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, नेट फोर्स तो 0 हो गया, बट इसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है। दिस इज रोटेशनल मोशन, राइट? एंड दिस काइंड ऑफ, भव्या तुम कहाँ, क्या हो गया, तुम लेट कैसे हो जाती हो हर बार? स्कूल था तुम्हारा आज? स्कूल था? क्या हुआ स्कूल में? फिजिक्स में? फिजिक्स में क्या पूछ के हो गया? चलो ठीक है। हाँ भव्या, यस सर। वी आर स्टार्टिंग विद मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है? इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा, डेरिवेशन भी आ सकता है, 3 मार्क एंड 2 मार्क। तो वी आर टॉकिंग कि अगर ट्रांसलेटिव मोशन होता है तो वी नीड अ फोर्स, तो फोर्स इज समथिंग विच इज नीडेड फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। अगर किसी तुम बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो ट्रांसलेट करेगा,
ये एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मास फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, फोर्स लगाया, मास एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन वुड बी फोर्स बाय मास। दूसरे केस में मैंने एक स्केल लिया या रॉड ले ली, उसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया, तो व्हेन यू अप्लाई फोर्स इन सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा, द बॉडी विल नॉट रोटेट, इट विल ओनली एक्सेलरेट, ओनली ट्रांसलेशन होगा, बिकॉज देयर विल बी नेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बाय मास, इस रॉड का मास m है। ये सेकेंड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन मैंने सेम रॉड पे दो फोर्स लगा दिए, एक इधर एक इधर, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी जीरो एंड एज ए रिजल्ट एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो सेकेंड केस में रॉड विल नॉट ट्रांसलेट। लेकिन माय क्वेश्चन वाज कि कैसा मोशन होगा, तो अगर हम एक पेन को या स्केल को ऐसे रखें, एक फोर्स इधर लगाएं एक इधर से लगाएं, तो वो रोटेट करेगा, तो देयर विल बी रोटेशनल मोशन। So when two equal forces are acting in the opposite direction in a body, this kind of thing is called couple. लिख लो couple. What is couple? लिखो two equal, when two equal and opposite forces, when two equal and opposite forces act on a body, act on a body, act on a body, not passing through same point, not passing through the same point, not passing through same point, it is called a couple. It is called couple, represented by capital C, represented by capital C. तो कपल को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अगर इन दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस अगर L होगा, so this would be couple, force into length. Two anti-parallel forces not passing through same point, because देखो अगर दोनों forces सेम पॉइंट से अगर पास करेंगे, तो कपल कितना हो जाएगा उस केस में, L तो जीरो हो गया, तो कपल जीरो हो जाएगा, so there will be no translatory motion, वापस से वो रेस्ट पर ही रहेगा, नेट फोर्स भी जीरो होगा और कपल भी एक्ट नहीं करेगा। कैन यू टेल मी यूनिट ऑफ कपल, क्या हुआ यूनिट ऑफ कपल? फोर्स का यूनिट क्या है अनन्या? यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, न्यूट यस, एंड लेंथ मीटर। न्यूटन मीटर और जूल, राइट? दिस इज एसआई यूनिट ऑफ यस। कपल। तो एसआई यूनिट ऑफ कपल वुड बी न्यूटन मीटर और जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भव्या? ml2t-2। परफेक्ट। यही फॉर्म, जितने देखो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट सेम है ना, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। जैसे वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका यूनिट जूल होता है और सबका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा, m1l2t-2। व्हाट अबाउट सीजीएस यूनिट, कौन बताएगा? अर्ग। अर्ग, और एक और होगा, डाइन सेंटीमीटर। यस, न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन और फिर सेंटीमीटर। और अर्ग, रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड जूल कितना होगा? 10⁻7 अर्ग्स इज इक्वल टू 1 जूल। राइट, 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग। क्योंकि इस बार जो एग्जाम तुम्हारा और उसमें सारे चैप्टर सारे ना, राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर द फर्स्ट बुक, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से भी क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू में सारा आ सकता है। सो दिस इज अ सर, कपल। आज हाँ, की क्लास कितने टाइम तक होगी? क्या? आज की क्लास कितने टाइम तक होगी? आज वही टाइम रख रहा हूँ। ठीक है। फ्राइडे देख लेंगे। तुम लोग स्कूल फ्राइडे जाओगे, स्कूल जाओगे क्या?
यस सर, क्योंकि प्रैक्टिकल शुरू हो गया आज से, अच्छा, शुरू से प्रैक्टिकल। चलो ठीक है। एक बात बताओ, यू ऑल हैव डोर्स इन योर हाउसेस। ये हिंज होता है डोर में, है ना? डोर का हैंडल कहाँ होता है? डोर का हैंडल किस एंड पे सिचुएटेड होता है? बिल्कुल यहाँ सिचुएटेड होता है, या यहाँ पे होता है, या बीच में होता है? कहाँ होता है? लेफ्ट साइड वाला। I'll mark ए बी सी। ए बी सी में सर किस ए। जगह ए पे होता है? द डोर हैंडल इज ऑलवेज द फार्देस्ट, है ना? क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा तुमने? राइट सो। तुमने कई सर बार देख। क्योंकि हाँ हाँ, बताओ। जहाँ से डोर अटैच्ड है वहां पे हम हैंडल नहीं रख सकते क्योंकि दरवाजा क्या? पुल ही नहीं होगा, बट एंड पे रखेंगे तो यहाँ तो रख वो। सकते, सेंटर पे तो रख सकते हो, बी पे तो रख सकते हो। वाई द फार्देस्ट? देखो, तुमने कई बार नोटिस किया होगा, कई बार देखा भी होगा, सपोज तुम्हें किसी जैसे टायर को ओपन करना है ना, तुमने देखा होगा कि जो मैकेनिक होता है वो एक स्पैनर इसमें लगाता है। ट्रक वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, कार का तो वैसे इजीली खुल जाता है। स्पैनर लगा के यहाँ पे एक लंबी सी रॉड लेके और फिर यहाँ पे पुश करता है वो। सो इवन अ वेरी ओल्ड नट विच इज वेरी टाइट, वेरी डिफिकल्ट टू ओपन, वो भी आसानी से खुल जाता है। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज तुम्हें किसी चीज को लिफ्ट करना है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको तुम्हें लिफ्ट करना है, तुमने एक रॉड या वुडन स्टिक लगा दी यहाँ पे। तो उसको लिफ्ट करने के लिए shall I put this triangle here और here और here, ताकि तुम यहाँ पे फोर्स लगा सको? किस सिचुएशन में तुम्हें कम कम फोर्स लगाना पड़ेगा, वो वेट लिफ्ट हो जाए? ये वाला ना, ये बताओ। हम्म बी। इट विल बी एट सी, farthest, यस। मोमेंट आर्म, तुमने मोमेंट आर्म के बारे में सुना है? मोमेंट आर्म जितना ज्यादा होगा उतना ही हैवी वेट तुम लिफ्ट कर सकते हो। इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट। इफ यू ने एक एफ फोर्स लगाया, ये वाला लेंथ एल है, इसका अपना वेट डब्ल्यू है मान लो, और ये डिस्टेंस स्मॉल एल है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? डब्ल्यू इंटू एल इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल एल। देखो अब जरा क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई कैपिटल एल। जितना ज्यादा कैपिटल एल होगा उतना ही कम तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? दिस इज द एफर्ट, दिस इज द लोड। तो जिस पॉइंट पे हिंज है, डोर की भी हिंज है, उससे हमें फार्देस्ट अवे डोर हैंडल लगाना पड़ा, लगाएंगे तो हमें कम फोर्स से वो खुल जाएगा दरवाजा। एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। यही मोमेंट ऑफ फोर्स है। जितनी ज्यादा ही डिस्टेंस कैपिटल लोगे उतना ही कम एफर्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा। दिस इज एफर्ट एंड दिस इज द लोड, एंड दिस इज सिंपल, simplest machine discovered by humankind। लीवर अरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको, और यही डोर में भी काम करता है। तो अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की। व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? लिख लिया ये? यस सर। Now suppose there's a body which is capable of rotating about this axis। जैसे डोर रोटेट करता है ना हिंज के अबाउट, जैसे ये डोर है, ये हिंज के अबाउट रोटेट कर रहा है। सो सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और there's some point P where I'm applying force। ये डायग्राम बना लेना। यहाँ पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। Force is applied over here। This is O and this is R। Draw this diagram। This is a rigid body।
भव्य अभी तुम्हारा कौन सा केमिस्ट्री एग्जाम है पहले? नहीं सर, इंग्लिश है फिर फिजिक्स है। अच्छा, इंग्लिश कब है? इंग्लिश 6th को। तो यू हैव 7 and 8 ना? हाँ सर, बट हाँ 7th 8th है। हम्म, कोई क्लास तो मिस नहीं करोगे ना फिजिक्स की, इंग्लिश के चक्कर में? सर फिजिक्स की क्लास तो वेंसडे होगी और फ्राइडे तो पेपर ही है। हाँ तो बीच में देख लेंगे ना, डाउट क्लास रख लूंगा तुम्हारी ऑनलाइन। सर थर्सडे तो नहीं, क्योंकि हमारा जैसे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे लगातार प्रैक्टिकल हैं, तो हम लोग स्कूल जाएंगे ही जाएंगे। चलो मेरे को बता देना जब भी कोई डाउट है कुछ है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ओके सर। संडे तो आ रही हो ना साउथ सेंटर पे? इस संडे आऊंगी। आई एम नॉट श्योर सैटरडे आऊंगी कि नहीं। हाँ तो संडे वाली क्लास में वो ग्रेविटेशन खत्म कर दूंगा ना, ओके सर। क्योंकि अन्य का भी तो ग्रेविटेशन आ रहा है। यस सर। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स को हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं या टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। टी को तुम थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दो तो कहलाता है टाउ, सर टॉर्क। ये कंसेप्ट ऑफ टॉर्क है ना? हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। इफ यू मस्ट हैव सीन द न्यूज़पेपर ऐड में कई बार आता है, तुम लोग तो न्यूज़पेपर खैर पढ़ते नहीं हो वैसे, तुम्हें इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है, तो उसमें कई बार आता है कोई नई गाड़ी का एडवर्टीजमेंट होता है तो इतना टॉर्क प्रोड्यूस होता है व्हील्स पे, BHP लिखा होता है उसमें, टॉर्क होता है, तो दिस इज द टॉर्क। टॉर्क इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन, मतलब जो काम फोर्स का ट्रांसलेटरी मोशन में होता है वही रोल टॉर्क का या मोमेंट ऑफ फोर्स का रोटेशनल मोशन में होता है। साइड में लिख लो, नोट करके लिखो। whatever role whatever role is played by whatever role is played by force in translatory motion, whatever role is played by force in translatory motion, the same role the same role is played by the same role is played by torque, TORQE, torque, ब्रैकेट में लिखो, moment of force in rotational motion, in rotational motion. Now numerically what is torque or moment of force? Numerically moment or force or torque is force, product of force into momentum. अब तो सारी क्लासेस आ गई ना पोर्टल पे, कोई मिस तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर कोई क्लास मिस होती है ना, यू कैन कॉल द साउथ सेंटर, उनको बोल सकते हो, मैम को होती है ना वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको बोल देना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज फोर्स इनटू मोमेंटम, ठीक है? तो चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, मोमेंट ऑफ फोर्स की, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इक्वल्स टू, नहीं वो तो वैसे था, मतलब हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ force and momentum. Now the question is, what is momentum? भव्या तुमने कर लिया है ना स्कूल में, याद है कुछ? What is momentum? Momentum is basically the perpendicular distance between the point of rotation and the line of action of force. देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर मैं O से एक perpendicular ड्रॉप करूंगा, ठीक है, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको मैं पीछे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस पे अगर हम
पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डालें, दिस इज नथिंग बट मोमेंट आर्म, लेट मी कॉल इट ए। तो ओवर हियर OA इज मोमेंट आर्म, एंड व्हाट इज OA, साइड में लिख सकते हो, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action of force with point of rotation। एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उससे लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा F/L। इसको तुम चाहो तो M से रिप्रेजेंट करो या टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, T को थोड़ा ट्विस्ट कर दोगे तो ये टाउ बन जाता है। ओ P वेक्टर इज बेसिकली R वेक्टर। वेक्टर का रिवीजन हो गया। OA is equal to perpendicular distance between line of action of force with point of rotation. Point of rotation is O। तुम लोग संडे को टेस्ट दे सकते हो वर्क पर एनर्जी और न्यूटन्स लॉ का, या मैं तुम्हें होम टेस्ट दे दूं? भव्य एंड अनन्या, जल्दी बताओ। ग्रेविटेशन भी तो करना। नहीं, ग्रेविटेशन तो करना है, उसके बाद रुकोगे क्या तुम? या तो मैं तुम्हें टेस्ट देता हूँ, मुझे घर से मतलब बिल्कुल बिना चीटिंग किए उस टाइम में बैठ के यू सेंड इट मी बैक, आई विल करेक्ट इट एज एन व्हेन यू वांट टू राइट इट, नॉट नेसेसरली कि संडे को देना है, एनी डे। लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, उससे मेरे को पता लग जाएगा ना मैं कहाँ पे लैकिंग है। आई कैन सेंड यू ऑनलाइन ऑल्सो। सर सैटरडे कर सकते हैं? सैटरडे तुम बोल रही आऊंगी नहीं मैं। वहां नहीं आऊंगी ना। अच्छा, वैसे ऑनलाइन दिस सैटरडे और नेक्स्ट सैटरडे? दिस सैटरडे। चलो ठीक है। अनन्या तुम कब दोगी, तुम देख लेना अपने अकॉर्डिंगली। किस तो दिस एंगल इज थीटा। ओपी वेक्टर और ओपी वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो ये आर वेक्टर है, ओपी वेक्टर। थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। देखो जरा डायग्राम में समझ में आ रहा है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर इज थीटा। ये डायग्राम साफ नजर आ रहा है? मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर रहा हूँ, जरा देखो इसमें। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट कितना होगा? थीटा। सर आपने मोमेंट ऑफ आर्म को एक्स से क्यों डिनोट किया? मोमेंट ऑफ आर्म्स को किससे? एल से किया है। एक्स एक्स ये आपने नीचे बताया। एफ इंटू है वो, इंटू नीचे एल। नीचे नीचे कहाँ पे? ये टाउ इज इक्वल टू एफ। अच्छा, एफ सर वो टॉर्क इंटू लिख रहा हूँ मैं अभी। अभी आई राइट इट समथिंग, एफ इंटू है वो। यहाँ इस डायग्राम में देखो, कुछ में राइट ट्रायंगल नजर आ रहा है इसमें? कोई इसमें कोई राइट ट्रायंगल नजर आ रहा है? यस सर ओ राइट, ए पी। परफेक्ट। इस राइट ट्रायंगल में ओ ए कितना है? एल। इस राइट ट्रायंगल में टेल मी व्हाट इज साइन थीटा? इन द राइट ट्रायंगल ओ ए पी में साइन थीटा बताओ क्या है? सर एल ओ अपॉन ए बाय ओ पी यस, एल बाय आर। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही है। देखो जरा, यस साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा के जो ऑपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का ऑपोजिट होता है। तो एल बाय आर आ गया। यहां से कैन वी फाइंड एल फ्रॉम हियर? एल कितना होगा यहां से? एल हो गया आर साइन थीटा, बरोबर है।
नाउ लेट्स कम बैक हियर. एफ इंटू एल को मैं एल को रिप्लेस कर रहा हूं आर साइन थीटा से. मैंने रिप्लेस कर दिया एल को आर साइन थीटा से. अब जरा रिकॉल करो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. वंस अपॉन ए टाइम हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था. ए क्रॉस बी याद है अनन्या? यस सर. ए क्रॉस बी क्या होता है? यस सर. बताओ ना, फॉर्मूला बताओ. सर सर वो तो डिटर्मिनेंट से निकलता है. यस. सर आई जे के को कॉलम्स में लिख के. हाँ, लेकिन तुमने मेरे को फॉर्मूला नहीं बताया. मतलब अभी रिवीजन फिजिक्स का शुरू नहीं हुआ है. इफ यू हैव टू सर वेक्टर्स ए एंड बी and the angle between them is theta, what is A cross B? A cross B is vector product or cross product. It is A magnitude. सर ए बी साइन थीटा एन कैप है ना वो तो. Yes, right. उसकी मैं बात कर रहा था. अच्छा. सर So this is nothing but magnitude of cross product. So can I say that torque vector is equal to R cross F? ये हमने इसको वेक्टोरियल लिख लिया. न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो जब भी हमें टॉर्क निकालना होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना होगा, हम क्या करेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और अगर मैं आर और एफ वेक्टर के फॉर्म में दिया होगा तो हम क्या करेंगे? विल अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ये दोनों फॉर्मूले लिख लो एक बार. सो मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क इज एफ इंटू एल और एफ आर साइन थीटा और टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. अब इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि भाई टॉर्क स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? क्या पता लग रहा है तुम्हें यहां से? वेक्टर क्वांटिटी. यस, ठीक वेक्टर है. लगा हुआ है ना, वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अस्मी है पता कुछ नहीं? तुम बताओ अनन्या, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकलती है? इसका तुम लोग टेस्ट भी दे चुके हो. सर एंगल से. राइट हैंड स्क्रू रूल तुम बिल्कुल भूल जाते हो. रिवाइज कर रहा हूं थोड़ा सा, देखो. इफ यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट is also called vector product. Why? Because the product is a vector quantity which is equal to A magnitude B magnitude sin theta n cap. डायरेक्शन कैसे निकलती है? राइट हैंड स्क्रू रूल. व्हाट इज राइट हैंड स्क्रू रूल? if we curl fingers of the right hand from the first vector to the second vector, then thumb will give us direction of cross product. लिख लो दोबारा से, ये भी 1 मार्क का आ सकता है अलग से. राइट हैंड स्क्रू रूल, डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड स्क्रू रूल. और राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं इसको. राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, with the fingers of the right hand, with the fingers of the right hand are rotated, fingers of the right hand are rotated from first vector to the second vector. Fingers of the right hand are rotated from first vector to the second vector. Then direction of extended thumb, direction of extended thumb would give direction of cross product. एक टाइम टेबल बना लो and start finishing one chapter maybe in 1 day or 2 day like that. Extended thumb would give direction of cross product. इसको मैं तुम्हें समझा भी देता हूँ यहाँ पे. जैसे मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, ए से बी की तरफ राइट हैंड को घुमाना है फिंगर्स को, तो थंब किधर जा रहा है? आउटवर्ड. लेकिन इस बोर्ड में मैं आउटवर्ड तो दिखा नहीं सकता,
So I'll show it like this. So this is the direction of A cross B और n cap. लेकिन अगर मैं B क्रॉस A निकालूंगा तो क्या आना चाहिए भव्या? B mod A mod sin थीटा. अब डायरेक्शन देखते हैं. B क्रॉस A में पहला वेक्टर कौन सा है? B वेक्टर, राइट? तो B की तरफ फिंगर्स करो, फिंगर्स को A की तरफ घुमाओ. तो थंब किधर जा रहा है इस बार? इनवर्ड जा रहा है. इनवर्ड को कैसे शो करोगे? Like this. So this is the direction of B cross A. Now you notice yourself that A cross B and B cross A की डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस एन कैप. कहने का मतलब ये हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव. A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, राइट? बट A क्रॉस B will be always minus B cross A. तो टॉर्क इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R वेक्टर एंड F वेक्टर. ये हमें समझ में आ गया. तो अब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? टॉर्क विल बी ऑलवेज along the axis of rotation. Torque is an axial vector. Torque is an axial vector. कैसे? देखो जरा यहाँ पे. ये R वेक्टर है, ये F वेक्टर है. घुमाओ राइट हैंड के फिंगर्स को और मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. R से F की तरफ ले जाओ राइट हैंड के फिंगर्स एंड टेल मी द आंसर. ट्राई करो. कर्ल द फिंगर्स विद राइट हैंड फ्रॉम R to F. सर बाहर की तरफ. नहीं, इस वाले में R की डायरेक्शन बताओ. ये R है और ये F है. ये थीटा है. राइट हैंड के फिंगर्स निकालो. हाँ, R की तरफ करो ऐसे. अब थंब को एक्सटेंड करो R to F. थंब किधर जा रहा है? अपवर्ड को. इसमें कैसे शो करोगे? दिस इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. अनन्या तुम बताओ. फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रोटेट करना है हमें. ये राइट हैंड हो गया मेरा. R से F की तरफ फिंगर्स को घुमाया, आउटवर्ड आ रहा है, लेकिन आउटवर्ड को यू कांट शो इट. So will be along this axis. So torque is an axial vector. मैंने पहले ही बताया था. Angular velocity, angular acceleration, and now torque. ये सारे के सारे axial vector हैं. Axial vector का मतलब they are along the axis of rotation. ये तुम्हारा axis of rotation है. तो torque या तो ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा या डाउनवर्ड ऐसे लगेगा. ठीक है. तो जब भी हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे उसमें डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी. सर हाँ. सर हम टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा बोलते हैं, बट हमें कैसे पता लगा कि वो आर वेक्टर इनटू एफ हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर है? राइट, बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन. अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है ना, उससे हमें पता लग पाता है. तो ऐसा होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट करेगा बताओ मुझे. अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ऐसे रोटेट करेगा, है ना? ऐसे जाएगा ना. इट गो लाइक दैट. यस. तो दिस, अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये कौन सा मोशन हो गया? यू सी फ्रॉम सर द टॉप. इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? ऊपर से देखो, यहां से कोई देख रहा है. दिस मोशन विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. तो टॉर्क विल बी टेकन अपवर्ड. वैसे कन्वेंशनली जब भी किसी बॉडी का मोशन एंटी क्लॉकवाइज होता है हम टॉर्क को पॉजिटिव लेते हैं. एंटी क्लॉकवाइज मोशन में टॉर्क विल बी टेकन एज पॉजिटिव. दिस इज कन्वेंशन. क्लॉकवाइज मोशन में विल बी टेकन एज नेगेटिव. लिख लेना. अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, इस पे समझ में आएगा तुम्हें. लेकिन जो अभी जब हमने डेरिवेशन किया था एफ आर साइन थीटा आर क्रॉस है, उस पर भी वो भी आ सकता है 2 मार्क का. और कुछ, एनी अदर क्वेश्चन?
तो यहाँ पे ए क्रॉस भी तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, ये हमने वेक्टर में किया हुआ है। क्या था इसका फॉर्मूला? अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो दिस इज डिटर्मिनेंट आई जे के। सपोज वेक्टर ए को मैंने कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा, a1i b1j c1k, राइट। बी वेक्टर a2i b2j प्लस c2k। तो यहाँ पे ए वेक्टर के कंपोनेंट आएंगे, a1 आएगा, b1 आएगा, c1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? a2 b2 एंड c2। ये हो गया, याद आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट एक्सपेंड कैसे यस करते थे? प्लस माइनस प्लस। जैसे कि सपोज मैंने प्लस आई लिखा पहले, तो प्लस आई लिखने के बाद ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, तो क्या बचेगा? दिस विल बी b1 c1 b2 c2। फिर माइनस जे आ जाएगा। माइनस जे के बाद जिस रो में माइनस जे उसको हटा दो, जिस रो कॉलम में जे उसको हटा दो, क्या बचेगा? ये हट गया पूरा, ये हट गया। a1 a2, नहीं a1 a2 ऐसे नहीं आएगा। नीचे हाँ, A1C2। a1 a2 एंड देन c1 c2 आ गया। यस फिर k हो गया, प्लस माइनस प्लस। जिस रो में k आ रहा है उसको एलिमिनेट करो, जिस कॉलम में k आ रहा है उसको हटा दो। क्या बचा? a1 a2 और फिर b1 b2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये था, दिस इनटू दिस b1 c2 माइनस दिस इनटू दिस c1 b2 माइनस j दिस इनटू दिस a1 c2 माइनस c1 a2 प्लस k टाइम्स दिस इनटू दिस a1 b2 माइनस b1 a2। इस तरह से वी कैन फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कोई असाइनमेंट मिला है तुम्हें अनन्या, सॉरी भव्या, रोटेशनल का? अभी नहीं मिला सर, पेपर के टाइम पे ही आएगा, जो आएगा 1 2 3 हाँ टाइम। तो बेटर है वो जो मेरा वाला असाइनमेंट उसे क्वेश्चन शुरू कर लो। ओके। So now we know the concept of torque, its unit, its direction, and how to find its magnitude and vector if we are given with f and r vector. एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड magnitude and vector form of a torque. Find magnitude and vector form of a torque if a force 2i minus 3j plus 7k न्यूटन। इन सबको कैप पहना दो, टोपी बनाओ, यूनिट वेक्टर्स हैं। The force 2i minus 3j plus 7k Newton is acting on a body at a point such that r vector is 4i 6j plus 2k meters। तुम्हें फोर्स दिया हुआ है, तुम्हें आर वेक्टर दिया हुआ है, दोनों का क्रॉस निकालना है, कर लो। दिस नो हरी, टेक योर ओन टाइम, आराम से करो।
फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है. मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर फॉर्म दोनों निकालना है टॉर्क का. So, हम्म. so -48i plus 24j plus 24k आ रहा है. ओके, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन. Just see your calculations. आई जे के. आर कितना था भव्य? आर के कोएफिशिएंट क्या थे? 4. 462. और एफ क्या था? 2 minus 37. ओके, सो टॉर्क विल बी, आई आ गया, दिस वुड बी 62 minus 37 माइनस जी हो गया 4227, फिर के हो गया, दिस विल बी 4267
6 माइनस 3, राइट? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 42 माइनस माइनस 6 माइनस j, 28 माइनस 4 प्लस k -12, राइट? यही आ रहा है। तो टॉक विल बी प्लस हो जाएगा 48i माइनस 24j माइनस 24k। ये आंसर है। सर मेरा -48 i कैप प्लस 24 j कैप प्लस 24 k यस कैप। सर। तो तुम लोगों ने f पहले लिख दिया, मुझे लगता है। यस सर। तुम लोगों ने क्या किया, देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अगर हम a क्रॉस b निकालें और b क्रॉस a निकालें तो वो एक दूसरे के नेगेटिव आते हैं, है ना? तो जो टॉर्क होता है वो r क्रॉस f होता है, मतलब r को तुम्हें पहले लिखना है। अगर तुमने बाय मिस्टेक f को पहले लिख दिया, अगर f क्रॉस r निकाला तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये आंसर वैसे तो सही है, लेकिन शुड बी r क्रॉस f, ठीक है? तो उसको ऐसे कर लो, पहले r लिखोगे फिर f लिखोगे, पहले r फिर f आएगा। अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा था, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? यू ऑल नो दैट अगर कोई वेक्टर हमें दे रखा है कंपोनेंट्स के फॉर्म में, इफ यू हैव a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 7k, तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मॉड 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, है ना? तो इस टॉक का मॉड कैसे निकलेगा? 48 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इनफैक्ट 48 स्क्वायर नहीं करना मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, थोड़ा इजी बना सकता हूँ। 2 × 24 लिख दो उसको। सी, कैलकुलेशन को तुम हमेशा थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैंने 48 को लिख दिया 24 × 2। अब आई कैन टेक आउट 24 कॉमन, 24 मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये बचेगा 2 का स्क्वायर 4, 1 + 1, 24√6 जूल। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो यू कैन ऑलवेज मेक योर कैलकुलेशन सिंपलर। नहीं तुम क्या करते, पहले 48 स्क्वायर करते, फिर 24 स्क्वायर करते, फिर उसको ऐड करते, फिर उसका रूट ले लेते। तो 48 को मैंने 24 × 2 कर दिया, 24 बाहर निकाल दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। a force a force of value 3i plus j minus 2k Newton. A force of value 3i plus j minus 2k Newton is acting at a point P. Is acting at a point P whose coordinates are 5, 4, 1. Whose coordinates are 5, 4, and 1. लिख लिया? The body is rotating about a fixed point O. The body is rotating about a fixed point O whose coordinates are 2, 1, 3. The body is rotating about a fixed point O whose coordinates are 2, 1, 3. Find expression for the torque. Find expression for the torque. इस बार मैंने तुम्हें डायरेक्टली आर नहीं दिया हुआ है, तुम्हें आर निकालना पड़ेगा। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है, तो तुम्हें आर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। पिछले क्वेश्चन में आर वॉज गिवन टू यू, राइट? दिस टाइम आर इज नॉट बिन गिवन। तो जो मैंने डेरिवेशन कराया था टॉर्क का, उसमें जाके देखो आर क्या था, व्हाट वाज आर, उससे पता लगेगा।
आर जो था उसमें इट वाज ओपी वेक्टर, है ना? ये था, देखो जरा उस डायग्राम में आर क्या था? आर वाज ओपी वेक्टर। यस। तो ओपी वेक्टर कैसे निकलेगा? वैसे तो इसका एक तरीका होता है, मैं तुम्हें यहाँ लिख के बता देता हूँ। सपोज यू हैव ए, यू हैव बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x1 y1 z1, ठीक है? बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हो? ए बी वेक्टर को फाइंड करने का तरीका दिस माइनस दिस, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लो। लेकिन इसमें से इसको माइनस करना होता है। बी, मुझे अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो दिस माइनस दिस करूंगा मैं, इंटू आई कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 minus z1 k cap. Write this down. So this is how you can find, अगर हमें दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, this is how you can find the vector. If I know coordinates of A, if I know coordinates of B, I can find AB like this. यहाँ पे तुम OP कैसे निकालोगे बताओ मुझे? क्या करना चाहिए भव्या? OP कैसे निकालो? AB मैंने B माइनस A किया था। सर AB, P माइनस O। हाँ, वी हैव टू डू P माइनस O। तो P है 5, O है 2, I आ गया। फिर P है 4, ये है 1, J आ गया। देन 1 माइनस 3 K आ गया। अनन्या क्लियर है ये? The way we यस। found AB vector, the same way we found R vector. OP निकालना था, मैंने P माइनस O कर दिया। अगर मुझे PO निकालना होता तो O माइनस P हो जाता, नेगेटिव हो जाता उसको। कितना आ गया बाहर ये? 3i। सर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। परफेक्ट। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, कर लो जल्दी से। हमें अब टॉक निकालना है। वही कहानी, I J K, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। R को पहले लिखना, ठीक है? यू नीड टू राइट R पहले। R पहले आएगा, F बाद में आएगा। करो। सर -4i कैप -6j कैप k कैप। अच्छा, जे नहीं आ रहा है? ये नहीं आ रहा। ओके। R is 3, 3 minus 2। F हमें दिया था 3, 1 minus 2। तो टॉक will be I, 3 minus 2, 1 minus 2 minus J, 3, 3 minus 2 minus 2। फिर K, 3, 3, 3, 1, right? So torque is coming out to be, I'm doing directly, 3 minus 2 minus 6 हो गया, minus 2 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस J
-6 माइनस माइनस +6 हो गया k, this is 3 minus 9. All right. The torque is -4i plus ये तो 0 हो गया -6k, right? And the unit is Newton meter. अनन्या ये आ रहा है? Yes, sir. So this is how you can find torque. तो जो टॉर्क का रोल रोटेशनल मोशन में, वही रोल फोर्स का था ट्रांसलेटिव मोशन में. ट्रांसलेटिव मोशन में फोर्स गिव्स यू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ भी एक्सेलरेशन मिलेगा, बिकॉज टॉर्क भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा है, बट दैट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन. अभी हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड द रोटेशनल मोशन. ये सारा क्लियर है ना? Now let's try to compare, draw analogy between. इससे तो मैं और इजी हो जाएगा थोड़ा सा. Analogy between translation motion and rotation. Because translatory motion तुमने ढंग से किया हुआ है, force, momentum, power, work ये सारा किया हुआ है, तो you'll be easily draw a parallel between the two types of motion. यहाँ पे मैं ट्रांसलेटरी मोशन लिख रहा हूँ, एक टेबल के फॉर्म में बना लो इसको, और यहाँ पे रोटेशन. अच्छा, मैम ने कोई टेस्ट तो नहीं रखा ना? तो मना कर दिया ना टेस्ट के लिए, तो मेरा वो वाला टेस्ट नहीं हो पाएगा रिलेशन फंक्शन का, मैथ्स का. तो कोई टेस्ट नहीं है इस वीक और नेक्स्ट वीक भी कुछ प्लान नहीं किया. चलो ठीक है, अच्छा है. ट्रांसलेटरी मोशन में, फिर रिमेंबर क्या फॉर्मूला था फोर्स का? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बिकॉज ट्रांसलेटरी मोशन में एक्सेलरेशन क्यों होता है? एक्सेलरेशन होता है बिकॉज ऑफ फोर्स. व्हेन यू अप्लाई फोर्स इन अ बॉडी, इट एक्सेलरेट्स. द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जो रोल मास का होता है, मैंने बताया था इनर्शिया का जो रोल है, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किस में होता है? रोटेशनल मोशन में. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने डेरिवेशन किया था लास्ट क्लास में. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं. सो वॉट एवर रोल इज प्लेड बाय मास, मेजर ऑफ मास इज इनर्शिया. अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा. तो जो रोल इनर्शिया प्ले करता है ट्रांसलेटिव मोशन में, मास प्ले करता है, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है रोटेशनल मोशन में. तो आई इज इक्विवेलेंट टू एम. ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन होता है. ए इज व्हाट? लीनियर एक्सेलरेशन. यहां पे होता है रोटेशनल मोशन में. भाई ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी आगे जाएगी ना, एक्सेलरेट करेगी. जैसे फैन है वो रोटेट कर रहा है, तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा. अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. जो रोल लीनियर एक्सेलरेशन का ट्रांसलेटरी मोशन में है, वही रोल अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन में. अल्फा बीटा गामा तो बताया ना सिंबल्स. जो रोल फोर्स का है ट्रांसलेटरी मोशन में, अभी अभी तुमने सीखा है, वो रोल किसका है? मोमेंट ऑफ फोर्स का, टॉर्क का. रोटेशनल मोशन है. टॉर्क ही लिख लेते हैं, एम से मास में कंफ्यूजन होगा. एफ इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क, ए इज इक्विवेलेंट टू एंगुलर एक्सेलरेशन, एम इज इक्विवेलेंट टू आई. अब मुझे जरा बताओ, इस रिलेशन से तुम रोटेशनल का रिलेशन कैसे निकाल सकते हो? एफ की जगह क्या आएगा? टॉर्क. एम की जगह क्या आएगा? आई. और ए की जगह क्या आएगा?
अल्फा। इनफैक्ट हम ये डिराइव भी करेंगे थोड़ी देर में, टॉक इक्वल टू आई अल्फा। बट यू कैन ड्रॉ ए पैरेलल। अगर तुम्हें एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन पता है, यू कैन इजीली फिगर आउट कि रोटेशनल में क्या रिलेशन होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट ये डेरिवेशन 3 मार्क का आएगा, अभी थोड़ी देर में कराऊंगा मैं ये। दैट प्रूव दैट टॉक इक्वल टू आई अल्फा, 3 मार्क का आएगा ये। यहां तक क्लियर हो गया? लीनियर मोशन में यू हैव इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको मालूम है। ये था फोर्स, ये है मोमेंट ऑफ फोर्स। u क्या है? मोशन 1D तुमने किया था, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और t क्या है? टाइम। तो रोटेशनल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या आएगा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड। तो ट्रांसलेटरी मोशन में वी यूज u and there will be using ओमेगा नॉट। फाइनल वेलोसिटी v होती है, यहाँ पे होगा o, ओमेगा हो जाएगा। इसको w मत बोलना, नाराज हो जाएगा ये। इसको बोलते हैं ओमेगा। ये हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इफ यू रिमेंबर सर्कुलर मोशन में हमने ये यूज भी किया था, जब हमने डिराइव किया था ना फॉर्मूला v इक्वल टू आर ओमेगा, याद आ रहा है? वो डेरिवेशन आएगा 2 या 3 मार्क का। सर्कुलर मोशन में वी प्रूव v इक्वल टू आर ओमेगा, और हमने एक रिलेशन ये भी निकाला था, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर और ओमेगा स्क्वायर आर। याद है अनन्या? कौन से चैप्टर का है ये? यस सर। मोशन इन सर 2D, सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी चीजें? नेक्स्ट देखो, अब टाइम की जगह टाइम ही आएगा, देयर इज नो चेंज। देयर बी, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, ठीक है? अब मुझे बताओ, हमने लॉज ऑफ मोशन में एक चीज पढ़ी थी, मोमेंटम। याद आ रहा है किसी को? लीनियर मोमेंटम क्या था? अनन्या, भव्या, लीनियर सर मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यस, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये हमने वर्क बाय एनर्जी में भी किया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम स्केलर है, वेक्टर है? सर वेक्टर है। यस, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा इसका? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। और एक और यूनिट है? और न्यूटन पर मीटर। अरे नहीं, ऐसा मत करो। एफ इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा टी, याद आ रहा है? एफ इंटू डेल्टा टी क्या था? चेंज तो इन न्यूटन मोमेंट। पर न्यूटन सेकंड सर ये। हाँ, न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन सेकंड इसका यूनिट है, या फिर केजी मीटर पर सेकंड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेट मोशन मास इनटू वेलोसिटी है, रोटेशनल मोशन में क्या होगा? रोटेशनल मोशन में वी हैव एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ जरा खुद से सोचो, जो हमने अभी तक कंपैरिजन किया था ना, उससे जरा आइडिया लो कि एल क्या होना चाहिए। एम की जगह क्या आ सकता है? वी की जगह क्या आ सकता है? जो मैंने अभी टेबल बनवाई ना, उसमें देखो एम की जगह क्या लिखा था हमने। एम अगर ट्रांसलेटरी मोशन में है तो रोटेशनल में क्या है? आई।
परफेक्ट। तो हम m की जगह I लिख सकते हैं। v की जगह क्या है? ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये भी डेरिवेशन 3 मार्क का आएगा, हम करेंगे। derive a relation between L is and L I and omega. Relation between L I and omega. फिर न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? अभी मैंने लिखा है न्यूटन सेकंड लॉ। F न्यूटन is से equal to delta P upon delta T. राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to force applied and change in momentum takes place in the direction of force applied. ये था हमारा। Similarly, we have a relation in the rotational motion also. खुद बना के देखो क्या होनी चाहिए वो। F की जगह क्या आएगा, P की जगह क्या आएगा, T की जगह क्या आएगा, सोचो, खुद से ट्राई करो। Corresponding relation and rotation क्या होगी? F का रोल टॉर्क प्ले करता है। In place of F you can write torque, किया था ना अभी। P की जगह क्या लिखोगे? डेल्टा एल। पी की अभी तो देखा तुमने, पी की जगह एल है, और टाइम की जगह टाइम आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड। अगर तुम्हें याद हो तो हमने किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कब कंजर्व होता है लीनियर मोमेंटम? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा? इफ एफ इज जीरो तो क्या होगा? डाल के देखो जीरो इसमें। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ये छोटा सा डेरिवेशन में 2 मार्क का जाता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका स्टेटमेंट लिखो। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, principle of conservation of linear momentum. If there is no external force, लिखो, if there is no external force acting, if there is no external force acting on a system of particles, on a system of particles, then its linear momentum remains conserved. Then its linear momentum remains conserved. याद आ गया भव्या? Yes, sir. इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। कंजर्व्ड क्या क्वेश्चन किया था? बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है वो, अनन्या याद है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सपोज यू हैव अ गन ऑफ मास कैपिटल एम, देयर इज अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम इट ऑफ स्मॉल मास एम। तो क्या होगा? जब तक तुम इसको फायर नहीं कर रहे हो बुलेट को गन से, तो इसकी भी वेलोसिटी जीरो है, इसकी भी वेलोसिटी जीरो है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया सिस्टम का? जीरो। अब ये सपोज मान लो u वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो ये v वेलोसिटी से पीछे जाएगी गन। तो mv प्लस mu, फिर हमने डिराइव किया था रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो क्या आएगा? रिक्वायर्ड वेलोसिटी माइनस mu बाय कैपिटल एम गन का है। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन यहाँ से आता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये डेरिवेशन भी छोटा सा आदमी न्यूमेरिकली आएगा। रिक्वायर्ड स्पीड, जब भी तुम फायर करते हो गन को, तो गन पीछे की तरफ रिक्वाइल करती है, इसलिए तुमने देखा होगा राइफल वगैरह को शोल्डर पर रख के फिर फायर करते हैं, टाइटली होल्ड करते हैं उसको हमेशा, सो दैट
जब वो झटका मारेगी पीछे की तरफ तो यू वोंट गो बैक, बिकॉज जितना मास ज्यादा होगा उतना ही रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ भी क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लिखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आएगा रोटेशन में। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसको समझ लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क नहीं लग रहा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो क्या होगा, टॉर्क को मैंने जीरो कर दिया, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी जीरो हो गया, डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा एल आ गया। डेल्टा एल क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। दिस कुड बी एज अ 3 mark क्वेश्चन ऑल्सो, कि स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डेराइव द फॉर्मूला। लिख लो, फिर इसका स्टेटमेंट भी लिखना। चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई फाइनल ओमेगा फाइनल आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल। बिकॉज एल क्या होता है, एल इज आई ओमेगा। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा डेरिवेशन है। इसका स्टेटमेंट लिखो। if external force if external torque sorry if external torque is not acting if external torque is not acting on a system of bodies, if external torque is not acting on a system of bodies, then angular momentum of the system angular momentum of the system remains conserved. जो लास्ट क्लास में हमने पेपर कर रहे थे ना, वहीं से शुरू करूँ। कल मिल जाए, कल फ्राइडे को दूंगा। फ्राइडे को मिलेगा। देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यहां से तुम्हें शुरू करना है, यहाँ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर and finish over here. LF is final angular momentum, Li is initial angular momentum, L will be, L हमने किया था I ओमेगा, ये 3 mark का आएगा। इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और इसके एप्लीकेशंस भी आ सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के।
असाइनमेंट है ना सभी के पास? क्वेश्चन 60 करो, 60। Question 60 of the assignment. दूसरा वाला करो। अनन्या का क्वेश्चन रीड करना। सर दो पार्ट है। ए पार्ट, हाँ a बोल। child stands at the center of a turntable ओके। with his two arms outstretched. हम्म। The turntable is set rotating with an angular speed of 40 revolution per minute. मतलब फ्रीक्वेंसी, How much is एक मिनट, फ्रीक्वेंसी दे रखा है ओमेगा जो है ना, इंग्लिश में 2 पाई एफ होता है, एफ दे रखा है हमें कितना, 20 40 40? आरपीएम दे रखा है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उसके आगे बोलो। How much is the angular speed of the child if he folds his hands back हम्म। and thereby reduces his moment of inertia to 2 by 5 times the initial value? राइट। Assume that the टर्न turntable rotates without friction. ओके। टर्न टेबल का मास नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दिया हो ना। No, sir. ओके। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ पहले, तुम फिर समझ में आएगा। तुमने आइस स्केटर वगैरह देखा ओलंपिक्स में? विंटर ओलंपिक्स में आइस स्केटर होती है, वो जब अपने हैंड स्प्रेड करती है तो वो शी स्टार्ट्स रोटेटिंग स्लोली, बट व्हेन शी क्लोजेस her बॉडी शी स्पिन्स वेरी फास्ट। डिड यू नोटिस दिस? या तुमने ओलंपिक में Yes, सोमरसॉल्ट sir. देखा है, जंपिंग? व्हेन डाइवर टेक्स सोमरसॉल्ट, सोमरसॉल्ट का मतलब है प्लेटफॉर्म डाइविंग से, या जब डाइव करते हैं वो तो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं। तो बॉडी को क्लोज करने के बाद ऐसे वो गिरते हैं आके, 2.5 और 3.5 सोमरसॉल्ट लेके वो डाइव कर जाते हैं। तो होता ही है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, ठीक है। सिंस एल इज द सेम, एल इज कांस्टेंट, एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट एक्टिंग, मतलब एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन द सेम, एल कांस्टेंट रहेगा। अब आई क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि मास एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। अगर मास बहुत दूर होगा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मल फॉर्मूला होता है m r², तो अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मास पास में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो मास में यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। जो चाइल्ड है उसका तो मास वही रहेगा, बट जब उसकी आर्म्स स्ट्रेच्ड होंगी तो उसका आर ज्यादा होगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। और जब उसकी आर्म्स पास में आ जाएंगे बॉडी के तो उसका आई कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो जो आइस स्केटर होता है जब अपनी बॉडी क्लोज कर लेता है देन शी स्पिन्स फास्टर, तो वो ओमेगा बढ़ जाता है, राइट। तो अब इसको सारा डिटेल में लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट फॉर न्यूमेरिकल यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि एल कांस्टेंट है तो हम आई को डिक्रीज करेंगे तो ओमेगा बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, ये होता है। तो यहाँ पे उसने प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ नहीं दे रखा, चाइल्ड के बारे में दे रखा है। तुम क्या करेंगे? एल एफ इज इक्वल टू एल आई, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू फाइनल एंगुलर स्पीड एफ,
LI क्या होगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंट, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इनिशियल एंगुलर स्पीड। ये फॉर्मूला यूज कर लो, सब कुछ तुम्हें दे रखा है यहाँ पे। तुम्हें इनिशियल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओमेगा को 2 पाई f लिख लेना। इनिशियल देखा है उसने, फाइनल पूछा है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यूज को। कौन सा वाला कर रही हो? कर लो। नहीं है? नहीं नहीं, वो तो छोड़, दैट यू लीव ना, न्यूमेरिकल करो बस, सेकंड पार्ट करो। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज मेरी चली गई थी अभी, मैंने ऑफ कर यस दिया, सर। माइक्रोफोन ऑफ कर दिया। हाँ टू, हाँ यही है। तो मैं ये बोल रहा था, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 ऑफ इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्रीक्वेंसी 40 रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है, तो मैंने इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने इसको वही 40 लिख रहा हूँ। आई से आई कट जाएगा, और 2/5 हो गया ये। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 पाई f। ये फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज 2 पाई f, और 2 पाई बाई कैपिटल टी, टी इज टाइम पीरियड, इक्वल टू 2 पाई इंटू 40। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ गया? 40 × 5/2, दैट इज कितना हो गया ये? 100 RPM। मतलब जब चाइल्ड ने अपने आर्म्स को बॉडी के क्लोज कर लिया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो उसका शील्ड स्टार्ट स्पिनिंग फास्टर। ओमेगा देखो कितना ज्यादा, एफ कितना ज्यादा रहा, 100 रेवोल्यूशन पर मिनट आ गया। ठीक है। तो फ्राइडे विल कंटिन्यू, फ्राइडे को मैं और डेरिवेशंस कराऊंगा इसमें, और उसके अगली वाली क्लास में वाइंड अप हो जाएगा चैप्टर। तो एंडिंग द क्लास नाउ, ओके। थैंक यू सर। बाय।